देखो थोड़ा मार्कर। लगा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। ये हमारा टॉपिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। अब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों का जो रिलेशन, जो रिलेटिव वाला जो टॉपिक होंगे वो इसी में कंप्लीट आपका हो जाएगा। कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो रिलेट करता है कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटी। सुन रहे हो सब लोग? ये वर्ड जो है वो रिलेट है कैपेसिटीज। कैपेसिटेंस सिनोनिम्स हम कह सकते हैं ये कैपेसिटी का। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी बकेट में वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है ना, किसी लेवर के द्वारा किसी बॉडी को उठाने का कैपेसिटी, हैंग करने का कैपेसिटी। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ चार्ज इन रेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग कैपेसिटी बात करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई बॉडी अनचार्ज्ड है, चाहे वो आपका कंडक्टर बॉडी हो या इंसुलेटर हो, दोनों के लिए जब कोई बॉडी अगर आपका अनचार्ज्ड है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो होता है। क्योंकि हम लोग किसी भी चार्ज्ड बॉडी के सरफेस पे भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात किए हैं तो 1/4πε0 Q/r की बात किए हैं। तो अगर Q का वैल्यू ज़ीरो है तो पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो है। अब जैसे जैसे उस बॉडी पे हम चार्ज को ऐड करेंगे, बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू स्लोली इंक्रीज़ करेगा, है ना। और तब तक उस पे चार्ज का आपका फ्लो होगा जब तक कि उस बॉडी का पोटेंशियल जो सप्लाई वाला बॉडी है उसके इक्वल ना हो जाए। इसको ज़रा ऐसे समझना है कि जब आपको मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया और वहाँ पे आपको पास्कल्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, तो बताया कि हो सकता है कि दो स्ट्रक्चर का आपके पास, ध्यान देना है कि दो स्ट्रक्चर का आपके पास बकेट है और एक आपका एक स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे मान लीजिए कि लिक्विड आपका फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। तो आपका जो इसका इस पॉइंट का जो आपका होगा ρgh प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो कि इक्वल होगा बाकी इनसाइड का आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका फ्लूइड प्रेशर, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि एक पाइप के द्वारा हमने दोनों स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर दिया। तो दोनों स्ट्रक्चर को जब हम लोग ज्वाइन किए तो अब इसमें से वाटर आपका, चूँकि इसमें मैक्सिमम फिलअप है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि वाटर का फ्लो इस होके यहाँ आपका होगा और इसमें वो उस लेवल तक वाटर का फ्लो कंटिन्यू होते चला जाएगा जब तक कि इस स्ट्रक्चर के प्रेशर के इक्वल यहाँ का प्रेशर ना हो जाए। समझ रहे हो बात? ये कंसेप्ट हमने पढ़ाया है ना। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए जितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर लगेगा, जब तक वो वैल्यू को ना अचीव कर ले तब तक इस कॉलम में वाटर का वैल्यू, वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीजेज रहेगा, इधर आपका डिक्रीज रहेगा। यानी प्रेशर का यहाँ पे कंसेप्ट है कि P1 = P2। ठीक इसी तरह से मान लीजिए बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है और दूसरा आपका अनचार्ज्ड बॉडी है, इस पे मान लीजिए Q चार्ज है, ये अभी Q = 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम एक कंडक्टर वायर से इसको कनेक्ट कर दिए। कंडक्टर वायर से जब ही कनेक्ट किए तो ध्यान देना है कि जब मान लीजिए इस पर Q चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, और इसका आपका जब ही इस पर चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? 0 है।
जब एक कंडक्टर वायर से हमने दोनों स्फीयर को, ध्यान से सुनना है कि जब हम कंडक्टर वायर से जब हम दोनों स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो चार्ज का फ्लो है, ध्यान से सुनना है कि चार्ज का जो फ्लो है वो आपका एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में कंटिन्यूअस आपका होने लगता है। समझ रहे हो बातों को? एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में आपका चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस आपका होने लगता है, और ये तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का चार्ज का वैल्यू नहीं, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। यहाँ पे भी V1 और यहाँ पे भी V1। सर पोटेंशियल का वैल्यू कह रहे हो? हाँ, आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो तो वहाँ पे आपको डिस्कशन में, वहाँ पे आपको सर बताए होंगे कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। सुन रहे हो मेरी बातों को? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हाँ, जब दो स्फीयर अगर मान लीजिए इक्वल स्ट्रक्चर का, इसका भी रेडियस अगर r और इसका भी रेडियस r, और दोनों का मटेरियल भी अगर सेम है, ये भी मान लीजिए कॉपर का है, ये भी कॉपर का, या ये भी आयरन का, ये भी आयरन का है, दोनों का जो रेडियस है वो भी आपका इक्वल है, उस टाइम में जो इस पे चार्ज Q होगा ना, जब दोनों को आप कंडक्टर वायर से कनेक्ट करोगे तो दोनों पे Q/2 आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। लेकिन दो कंडक्टर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक आपका रेडियस इसका हम लोग R1 मान लेंगे और दूसरा का रेडियस अगर हम लोग R2 मान लिए, और तब इसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, इसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। यहाँ पे हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर का डिस्कस नहीं करते हैं कि इसमें जितना वाटर है उतना ही इसमें वाटर होगा, तब तक वाटर का फ्लो होते रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, है ना, कि जो आपका वाटर का लेयर है, फ्लूइड्स का जो लेयर है, उस दोनों के लेयर पे अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जब तक इक्वल नहीं होता है ρgh के इक्वल, तब तक आपका वाटर का फ्लो होते रहेगा। यहाँ पे भी जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तब तक आपका चार्ज का फ्लो होगा, और पोटेंशियल इक्वल होने के बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम किसी बड़े सोर्स से, ध्यान से समझना है कि किसी बड़े सोर्स से, है ना, हम लोग चार्ज का फ्लो कराना शुरू किया। जैसे वाटर टैंक से हम लोग बकेट में पानी को ऐड करते हैं, तो वाटर टैंक में तो 1000 लीटर 500 लीटर का वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन एक बकेट में हमको 25 लीटर 30 लीटर या 40 लीटर मैक्सिमम मान लीजिए बकेट का आपका कैपेसिटी होता है वाटर स्टोर करने का। अब हम लोग नल को ओपन करके, है ना, और उस बकेट में हम लोग पानी को ऐड करना शुरू करते हैं। बकेट कितना तक पानी आपका एब्जॉर्ब उसमें करेगा, स्टोर करेगा? मैक्सिमम 30 और 40 लीटर्स, नॉट इक्वल टू द वाटर टैंक। वाटर टैंक के इक्वल तो स्टोर नहीं करेगा। तो जब हम किसी हाई सोर्स से, सुन रहे हो ना, जब किसी हाई सोर्स से या हाईली चार्ज्ड सोर्स से हम किसी एक बॉडी को कनेक्ट करते हैं, और तब तक आपका इसमें चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि इसका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये बात तो बाद की है कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। एक बात यहाँ पे ये ध्यान भी रखना है कि इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी पे भी तो डिपेंड करता है। अब मान लो कि इसमें हमने जितना चार्ज दे रखा है और इसका पोटेंशियल मान लो कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट है, तो पोटेंशियल की भी वैल्यू मैक्सिमम होंगे। अब हमने एक स्मॉल स्ट्रक्चर का या स्मॉल शेप का एक स्फेरिकल बॉल को हम इस लार्ज स्फेरिकल बॉल से कनेक्ट कर दिए। नाउ द चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एज पर द थ्योरी टिल पोटेंशियल ऑफ द टू स्फीयर्स बिकम्स इक्वल। यानी कब तक? जब तक कि दोनों का इक्वल ना हो जाए। लेकिन इसकी स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है, वही ना आपको इस पर चार्ज आएगा। अब इसकी चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी अगर मान लो फुल हो जाएगा, तब क्या यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा? तब चार्ज का लीकेज होगा। पानी में टंकी से खोल दोगे तब पानी उसमें पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद भी तुम नल को बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? वाटर का वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे भी चार्ज का लीकेजिंग स्टार्ट हो जाता है, चार्ज भी लीकेज करते हैं, है ना। अब आओ इसको हम लोग समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर प्लेट पे या किसी भी मान लीजिए कि जो हम लोग स्फेरिकल बॉल का एक बात करते हैं कि जिसका इनिशियली, ध्यान से सुनना है कि इसका इनिशियली आपको चार्ज, इस पे वैल्यू इसका 0 है। चार्ज का वैल्यू क्या है? 0 है। अब राइट नाउ
वी एडेड सम द चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस पर हमने कुछ चार्ज को ऐड किया। आफ्टर एडिंग द चार्ज पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल बॉल गोज टू इंक्रीज, यानी चार्ज को ऐड करने के बाद इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर गया। देन आफ्टर सम टाइम्स वंस अगेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ चार्ज, देन आफ्टर वंस अगेन वी चेक द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नाउ द पोटेंशियल वैल्यू इज वंस अगेन बिकम्स मोर एज कम्पेयर टू द पास्ट, यानी जो पहले था उससे ज़्यादा हो गया। तो यानी ये इस बात का कंक्लूजन और इस बात को ये कंफर्म करता है कि जैसे जैसे चार्ज हम बॉडी पे ऐड करेंगे तो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। या मान लीजिए कि पोटेंशियल का वैल्यू तभी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे चार्ज का, यानी चार्ज के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू आपका बढ़ते चला जाएगा। और फाइनली हम प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ से Q इक्वल टू हमारा C भी आता है, वेयर C इज़ नोन बाय कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर बॉडी पे हमने Q चार्ज को ऐड करने के बाद अगर उसका भी पोटेंशियल इंक्रीज़ किया है तो उसका जो कैपेसिटेंस होंगे वो C होगा और C इक्वल टू Q बाय भी आपको मिलेगा। C इक्वल टू वहाँ से हम लोग Q बाय भी निकालेंगे ना, कोई दिक्कत। तो अब हमारा यहाँ पे ध्यान देना है कि कैपेसिटेंस यानी C का जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ से Q बाय भी आपको मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इफ़ वन कैपेसिटेंस का आपका जो यूनिट होता है, ध्यान से सुनना है कि कैपेसिटेंस का जो आपका यूनिट होता है वो फैराड होता है और चार्ज 1 कूलम, और आपका यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग मान लीजिए 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैराड लिख सकते हैं। ऐसे फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, जैसे चार्ज बड़ा यूनिट है कूलम, चार्ज का बड़ा यूनिट क्या है कूलम। अब 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे होना थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल की बात होती है, लेकिन कॉमनली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम किसी भी बॉडी पे जो चार्ज लेते हैं वो माइक्रो कूलम में लेते हैं, नैनो कूलम में लेते हैं, पिको कूलम में लेते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी कंडक्टर बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड कॉमनली नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। तो 1 फैराड नहीं, हम लोग यहाँ पे किसी भी कंडक्टर बॉडी का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का जो हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम उसको माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, फेम्टो फैराड में रिप्रेजेंट करते हैं। बट राइट नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, if C represents farad, Q represents coulomb and V represents volt, then 1 farad equal to 1 coulomb by 1 volt, 1 coulomb by 1 volt। तो इस डिफिनीशन से ये बात आ गया कि इफ़ वी, सुनो यहाँ पे, इफ़ वी एडिंग अ चार्ज ऑफ 1 coulomb on the conductor and its potential becomes by 1 volt, then the capacity of the conductor will be 1 farad। कहने का मतलब ये आपका कि यदि किसी भी कंडक्टर पे या किसी भी कंडक्टर बोले तो कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है, आपका क्यूबाइड शेप में हो सकता है, क्यूब शेप में हो सकता है, स्फेरिकल बॉल हो सकते हैं, कॉनिकल शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। तो कोई भी मान लीजिए कि अगर आपके पास बात करते हैं कि कोई भी कंडक्टर किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी शेप का है, अगर हमने उस पर, अरे हमरा देखना 1 कूलम जब चार्ज हम लोग दिए उस पर और 1 कूलम चार्ज को ऐड करने के बाद अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट अगर मान लीजिए इंक्रीज कर जाता है या उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है तो उस कंडक्टर का कैपेसिटी जो होगा वो 1 फैराड होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस सबको हम नोट करा देंगे, पहले समझना। अब बात करते हैं हम लोग की कैपेसिटेंस का। आपका जो यूनिट आपका फैराड आ गया, तो हमने आपको बताया कि जनरली किसी भी कंडक्टर का जो आप कैपेसिटेंस की बात करोगे तो आपको मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड और फेम्टो फैराड में आपका ये बातें होगी। तो मैंने आपको वहाँ पे 1 सेकेंड ये बातें मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसे मैं फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अच्छा, बाकी आप फैराड का क्या मान लीजिए डायमेंशन फार्मूला होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो कि चूँकि F इक्वल टू आपका C/V होता है तो C का आपका डायमेंशन फार्मूला 80 होता है और पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला ml2 T का पावर -3, A का पावर -1 या Q का A का पावर -1 है ना। तो वो आप पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा तो आपका फाइनली इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नोट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कि फैराड का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो तुमको क्या डायमेंशन
फेराड के लिए आपका क्या आ जाएगा, देखो कूलम्ब का आपका 80 होता है और इसका ml2 t का पावर -3 और a का पावर -1 होता है ना जी। यहाँ से आ जाएगा ml2 t का पावर 4 और a का पावर 2। अच्छा, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 और a का पावर आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, ये जब ये आ जाएगा। अच्छा, अब बताते हैं किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी है, यहाँ हॉल नंबर 2 में आइए, तो किसी 4 में किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी का तो कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, किसी बॉडी का तो कैपेसिटी का कोई डायरेक्शन होगा नहीं। तो डायरेक्शन अगर उसका नहीं होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये अभी मनीष हमको बार बार कॉल कर रहे हैं, है ना, वो क्लास में 2 स्टूडेंट भेज रहे हैं, ऑफिस पे देख लीजिएगा सब। आप बात कर लीजिए, बोलिएगा सर तो क्लास ले रहे हैं, फ़ोन मेरे पास था तो सब ले बात कर लेने के लिए यहाँ इस पर बात कर, फिर हमको फ़ोन दे दीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए अब, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी, ये बात अब आपका यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी आपका इस बात का रिलेट है कि उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो। तो डायरेक्टली हम किसी बॉडी का मान लीजिए कि जो हम लोग जो उस पर चार्ज का वैल्यू जो ऐड करना चाहते हैं, तब वो बॉडी किस शेप पे है, किस जगह पे है, इन सारी बातों पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई मेटालिक स्फीयर हम लोग लिए, स्फेरिकल बॉल लिए और उसको एक मेटालिक टेबल पे ही हम लोग रख दिए। सुन रहे हो मेरी बातों को? एक मेटालिक स्फीयर लिए और उसको एक मेटालिक टेबल पे ही रख दिए, तो स्फेरिकल बॉल तो हमारा कंडक्टर है ही, वो जिस टेबल पे रखा हुआ है वो भी कंडक्टर है। अब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस मेटालिक बॉल पे कुछ चार्ज को ऐड करना चाहे, वहाँ हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो कुछ इंस्टेंट टाइम के लिए हमने देखा कि मेटालिक बॉल अब चार्ज को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है, चार्ज को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और उसका पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम हो गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 1 मिनट्स, आफ्टर हाफ मिनट्स के बाद वंस अगेन हम जब चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस समय इसका पोटेंशियल का वैल्यू अभी जस्ट कुछ देर पहले जो मैक्सिमम था वो अब वो वैल्यू नहीं है, अब वो पोटेंशियल का वैल्यू कुछ डिक्रीज कर गया है। तो डेफिनेटली देयर इज ए सम लीकेज ऑफ चार्ज, देयर इज ए सम लॉसेस ऑफ चार्ज, है ना। तो देयर इज ए सम लॉसेस ऑफ चार्ज इन द टर्म्स ऑफ लीकेजिंग, वो लीकेज कर रहा है। अब जैसे बकेट में पानी तुम भर दिया और उसमें हल्का सा होल है, तो पानी क्या भरा हुआ रहेगा? पानी क्या भरा हुआ रहेगा? पानी भरा हुआ नहीं रहेगा। जितना तुम उसमें मैक्सिमम मान लो वाटर का अमाउंट जो तुम ऐड किए हो और जो तुमने उसको फिलअप के टाइम में जो कंप्लीट फिल होने के बाद तुमने एब्जॉर्ब किया, आफ्टर सम टाइम्स देखोगे कि उसका जो वाटर लेवल है कुछ ना कुछ डिक्रीज़ कर गया है। तो ठीक इसी तरह से ये बात डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा ये भी बात है कि किसी भी मान लीजिए कि हम लोग मेटालिक स्फीयर को हम लोग किसी भी मान लीजिए इंसुलेटेड मटेरियल वाले टेबल पे हम लोग रख दिए, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक टेबल या वुडन ब्लॉक टेबल, उस पर हमने उसको रख दिया। लेकिन एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे मान लीजिए कि आपका आयंस और एटम्स, एटमॉस्फेरिक आयंस और एटम्स भी तो है ना। तो जब मान लीजिए हम 1 सेकेंड उस स्फेरिकल बॉल को अगर मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमने उसको चार्ज किया, यानी उसका पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और फिर हम उसको कुछ देर छोड़ते हैं, तो फिर देखते हैं कि पोटेंशियल वो उसका उतना नहीं होता है, कुछ पोटेंशियल के वैल्यू में कमी आई है, कुछ डिक्रीज हुआ है। ये डिक्रीज किस चीज़ से रिलेट है? ये डिक्रीज इस बात को कंफर्म करता है कि वहाँ पे चार्ज का आपका लीकेज हुआ है। समझ में आया? तो हम ऐसे मान लीजिए कि किसी भी स्ट्रक्चर पे हम कंटिन्यू वायर से कनेक्ट करके हम उसके पोटेंशियल के वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं, हम उसके कैपेसिटी को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चार्ज को स्टोर करने के टर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्रम में हम आपको बताएं, इसी टर्म्स में जब हमने आगे बढ़ा कि जब मान लीजिए कि आपका 1 फेराड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसी से रिलेटेड हमने आपको बताया कि किसी मान लीजिए कि अगर एक हम स्फेरिकल बॉल जिसका जो रेडियस है, कोई एक स्फेरिकल बॉल का इमेजिन करते हैं और जिसका रेडियस अगर मान लीजिए अर्थ के रेडियस के अगर इक्वल है, तो उसका मान लीजिए क्या आपका कैपेसिटी आएगा, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसी के टर्म में आपको हमने क्या कि C इक्वल टू आपने क्या पढ़ा कि Q/V,
लेट अ स्फेरिकल बॉल, ध्यान से सुनना है, लेट अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r and q charge over it. Now the potential at the surface of the spherical ball. तो अब आपको हम क्या बताएं कि अगर कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल है तो उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उसके सेंटर पे भी होता है। ये हमने अभी जस्ट जो पीछे का चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, लेकिन जितना पोटेंशियल आपके इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इसके इनसाइड पे भी होगा, और वो वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू से क्यू कैंसिल ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। यानी अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉल का जिसका रेडियस r है तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या होगी, उसका चार्ज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से c = 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्मॉल r = अगर 6400 किलोमीटर लेते हैं, है ना, स्मॉल r = 6400 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब भी हमने जो कैपेसिटी उस स्फेरिकल बॉल का निकाला है वो आपका कितना है 711 माइक्रोफेराड, नोट 711 फेराड, 711 इंटू 10⁻⁶ फेराड, है ना, यानी 0.000711 फेराड, यानी वो एग्जैक्ट आपका 1 फेराड के भी इक्वल नहीं है। तो यानी ये इस बात का कंफर्म होता है कि आपका 1 फेराड जो किसी भी जनरल किसी कंडक्टर का कैपेसिटी होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कैपेसिटी किस बात का कि कैपेसिटी, ये कैपेसिटेंस जो आपका ये वर्ड जो है ये रिलेट करता है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की क्षमता, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बात यहीं पे ख़त्म। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब ये बात तो फिजिक्स के लिए चैलेंज हो गया ना कि भाई 1 फेराड हम किसी भी कंडक्टर पे हम लोग चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ अरेंजमेंट हम लोग लगा के कुछ जुगाड़ पानी लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो एक वर्ड हमारे पास यहीं पे बन के आता है कैपेसिटर, इसी को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। तो कंडेंसर मार्केटिंग वर्ड है और कैपेसिटर इंडस्ट्री या रिसर्च वर्ड है। कैपेसिटर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मार्केट में आप कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो उसको लोग मार्केटिंग नाम कंडेंसर दे दिया है, जो कि फ़ैन में, अभी हमारे इस माइक में भी यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है ना, रेडियो वगैरह में लगा होता है, या मान लीजिए कि डीजे वगैरह में साउंड को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, जहाँ भी आप वॉइस को कंट्रोल करते हो तो उन सारे जगहों पे आपका कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ध्यान से सुनना है, कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच वी स्टोर द चार्ज मोर एंड मोर, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल अरेंजमेंट इज़ नोन बाय कैपेसिटर। यानी बहुत बड़े वैल्यू चार्ज का हम एक स्मॉल अरेंजमेंट में अगर स्टोर कर सकते हैं तो उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। काहे नींद आ रहा है जी, युवा हो, अभी नींद आने का उम्र है जी, तब गधा कहीं का भर रात रील देखता होगा और अभी तुमको नींद आ रहा है। कहाँ गया हुआ था, कहाँ गया था शादी में, हम बोले हैं सिलेबस में है कि शादी में गए थे, फिर एग्जाम में लिख देना शादी में गए थे, उसी दिन ये क्वेश्चन पेपर सर क्लास में डिस्कस करा दिए, मार्क्स दे देंगे मोदी जी। पढ़ाई लिखाई करना चाहता ही नहीं है, यहाँ बैठो कहीं बैठो सब दिन ही इसको नींद आते रहता है। चलो, तो क्या मैंने बताया आपको कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which we stored maximum amount of charge is an small arrangement, in a small arrangement, यानी एक छोटे से अरेंजमेंट में जहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर के बारे में ध्यान से सुनना है कि कैपेसिटर को हम लोग इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर का ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपका सेल के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एक लार्ज और एक स्मॉलर लाइन, हाँ या ना, यहाँ पे आपका दोनों पैरेलल आपका लाइन रहेंगे। अच्छा, जब ही आपने ये कैपेसिटर को इस सिंबल से आपने रिप्रेजेंट किया तो कैपेसिटर में आपका 2 प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक आपका नेगेटिव प्लेट होता है, समझ गए। अच्छा, मार्केट में आपका 2 टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे, एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू फिक्स्ड
एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, यानी उसकी कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप खरीदने जाइएगा तो 2 माइक्रोफेराड का, 4 माइक्रोफेराड का, 10 माइक्रोफेराड का, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट मिलेगा आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट को नींद आ रहा है 2-4-5 को, ठीक ना, आप कूटेंगे दम भर, ठीक है। नींद तुम लोग को आता है तो फिर हमको भी नींद आ जाएगा, तो फिर हम भी चेयर मंगा के बैठ जाएंगे। इतना बढ़िया टॉपिक आज ही स्टार्ट किए और झपकी मार रहा है सब। तो चलो ध्यान दो कि जब मान लीजिए कि हम लोग मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स्ड वैल्यू है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और एक हमारा वेरिएबल वैल्यू है। तो जिस कैपेसिटर का वैल्यू आपका फिक्स्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, और जिस कैपेसिटर का वैल्यू आपका फिक्स्ड नहीं है यानी वेरिएबल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आप क्लास 10th में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ के आए होंगे, एक रेसिस्टेंस फिक्स वैल्यू का होता है और जो वेरिएबल है उसको रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस बॉक्स के भी नाम से उसको जानते हैं, रियोस्टेट भी जानते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूनिंग के हेल्प से, जो उसमें रेगुलेटर है उसके हेल्प से हम रेसिस्टेंस का वैल्यू सर्किट का बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे कैपेसिटर का ये वेरिएबल वाला है, लेकिन वेरिएबल के बारे में आपको सिर्फ जानना है, इसके संबंधित ना क्वेश्चंस करने हैं ना इसके संबंधित आपको डेरिवेशन करने हैं। समझ रहे हो ना? आपको पढ़ना है फिक्स्ड वैल्यू वाला कैपेसिटर। अब ये हमने आपको क्या बताया कि ये आपका फिक्स्ड वैल्यू वाला कैपेसिटर, इसमें आपका 2 पैरेलल प्लेट होते हैं, एक आपका पॉजिटिव प्लेट, एक आपका निगेटिव प्लेट। अब आपको 3 टाइप का कैपेसिटर पढ़ना है, 3 टाइप के कैपेसिटर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। पहला जो आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुन रहे हो ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा आपका है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा आपका है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। The capacitor in which 2 plates are parallel to each other, है ना, is known by parallel plate capacitor. The capacitor of which plates are in spherical shape known by spherical plate capacitor, and capacitors plates are in cylindrical shape known by cylindrical plate capacitor। समझ गए? लेकिन सब में आपका 2 प्लेट होगा, एक पॉजिटिव और एक आपका फैन में जो यूज होता है, सीलिंग फैन में, वो आपका सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन जो वॉल फैन आपका होता है उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज होता है, जो दीवार में लगाते हैं ना ऐसे वाला, तो उसमें उसको बोलता है पेंसिल वाला, उसका कैपेसिटर आता है, देखो एकदम चकला टाइप का रहता है, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका जो है वो आपका स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटर। और रेडियो वगैरह में सिलिंड्रिकल है, और रेडियो में जो यूज़ होता है वो स्फेरिकल प्लेट के यूज़ होते हैं। तो हर जगह इसके अलग अलग यूजेस हैं, सबका पढ़ना है। अब आ जाओ कि ये अरेंजमेंट बना कैसे, ये अरेंजमेंट बना कैसे, कि आखिर हम कैसे एक स्मॉल स्ट्रक्चर में, एक छोटे से स्ट्रक्चर में, है ना, छोटे से स्ट्रक्चर में कैसे मान लीजिए कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। चलो अब ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अब हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैपेसिटर हम बनाते कैसे। हम लोग क्या किए यहाँ पे, बाद में हम लोग अभी पैरेलल प्लेट का ही स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, बाद में हम उसको स्फेरिकल प्लेट
और सिलेंड्रिकल प्लेट को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक कंडक्टर प्लेट एक ले लेते हैं, जिसका मान लीजिए प्लेट का जो हम लोग एरिया है, प्लेट का एरिया उसको ए मान लेते हैं, और लेंथ इसका मान लीजिए एल या वाट एवर जो भी आपको कंडक्टर प्लेट आपका है। इस पर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इस पे चार्ज का वैल्यू देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक कि इसका वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए। जब पोटेंशियल जहाँ तक ये चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके, जहाँ तक चार्ज को ये गेन कर सके, हम उस वैल्यू तक चार्ज इस पे ऐड करते हैं। तो उस समय तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, अब ये चार्ज लेना बंद कर देगा। अब हम एक्सटर्नल सोर्स जहाँ से कनेक्ट किए हुए उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब हम इसके पोटेंशियल का जो उसमें रीडिंग लिए थे, हम जब फिर से पोटेंशियल का वैल्यू को काउंट करते हैं तो हम पाते हैं कि जितना उस समय वैल्यू था उससे ये डिक्रीज कर गया है, उससे ये डिक्रीज कर गया है। इस डिक्रीजिंग का जब पता लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर प्लेट है, इस कंडक्टर प्लेट से आपका जो चार्ज का लीकेज हो रहा है, और वह लीकेज हो सकता है कि ये किसी भी कंडक्टर बॉडी पे ही, कंडक्टर सरफेस पे ही, या कुछ ऐसे जगह पे रखे हुए हैं जहाँ से चार्ज का लीकेजिंग होना आसान है, ईजिली वहाँ से चार्ज लीकेज कर सकता है। चार्ज को लीकेजिंग रोकने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक रबर या मान लीजिए कि जो आपका ड्राई वुड या हो सकता है प्लास्टिक का हम एक स्टैंड इसमें लगा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? एक प्लास्टिक का अब स्टैंड लगा देते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक का जब स्टैंड लगाते हैं, फिर से हम इस पे चार्ज का वैल्यू को हम लोग फिर से कनेक्ट करके एक्सटर्नल सोर्स से इस पे हम लोग चार्ज को ऐड करना, चार्ज को देना इस पे शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर से कि पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम ना होता है, तब तक हम इस पे चार्ज का वैल्यू ऐड करते हैं। पास्ट में जब कंडक्टर में मैक्सिमम वैल्यू जो पोटेंशियल का हुआ था, और अभी जब विदाउट इंसुलेटेड स्टैंड लगाए हुए जो पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम हुआ था, अब इंसुलेटेड स्टैंड लगाने के बाद देख रहे हैं कि ये चार्ज ज़्यादा स्टोर किया है, यानी इसका पोटेंशियल का वैल्यू पास्ट वाले टाइम के मैक्सिमम से अभी थोड़ा ज़्यादा है। यानी स्वाभाविक है कि भाई इतना ही अरेंजमेंट में चार्ज का वैल्यू ज़्यादा स्टोर कर लिया। अब हम फिर क्या करते हैं कि फिर इसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब जब एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम लोग डिस्कनेक्ट किए, फिर हम इसका कुछ देर के बाद अगर हम इसके पोटेंशियल को हम लोग वैल्यू को मेज़र करते हैं तो देखते हैं फिर से कि आपका पोटेंशियल का जो मैक्सिमम वैल्यू हमने इस पे कर रखा था, फिर से यहाँ पे चार्ज का लीकेज हुआ है। अब हम पता करते हैं कि भाई अब क्यों चार्ज का लीकेज हुआ। अब तो हम लोग इस पर इंसुलेटिंग स्टैंड तो लगा दिए, तो देखिए कि अब क्या है कि ये जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ के एटमॉस्फेरिक जो मान लीजिए स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो इससे बार बार कोलाइड करके और इसके चार्ज को लीकेज कर रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बातों को? चार्ज को लीकेज कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को ना? अब हम फिर क्या करते हैं यहाँ पे कि इस चार्ज को लीकेजिंग को रोकने के लिए ध्यान देना है, इस चार्ज के लीकेज को या लीकेजिंग को रोकने के लिए हम एक सिमिलर सेम एरिया वाला, सेम लेंथ वाला और सेम मटेरियल वाला एक दूसरा प्लेट लेके आते हैं, है ना? सेम मटेरियल का, अगर मान लीजिए फर्स्ट जो आपका प्लेट है अगर वो कॉपर का है तो दूसरा वाला भी कॉपर का है। पहला वाला का रेडियस पहला वाला का सरफेस एरिया आपका ए है, इसका भी सरफेस एरिया ए है, उसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है, यानी सिमिलर, कुछ भी चीज़ में डिसिमिलर नहीं होना चाहिए। जब भी हम इस प्लेट को ले आते हैं तो अब देखते हैं कि इस प्लेट के आने के बाद इस प्लेट में आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, सुन रहे हो ना? चार्जिंग बाय इंडक्शन का यहाँ पे फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का फिनोमिना क्या है कि जब मान लीजिए किसी चार्ज बॉडी के पास, चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर को ले जाते हैं तो उसमें जो आपका अनचार्ज कंडक्टर में जो आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके एंटायर वॉल्यूम में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। और इस थ्योरी को कौन दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन और मिल्टन फैराडे, ये दोनों मिल के। तुम लोग को याद ही नहीं होगा, है ना? सब पढ़ाते हैं एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं हो, और नीट में यही क्वेश्चन पूछ देता है। अब
तो जो मान लो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको पता है कि यार हम बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो NCERT को रट जाता है। और जो तेज का विद्यार्थी है वो SC वर्मा, रेसनिक, हेलिडे, तूफानी लाल को बनाते बनाते अपना समय ख़त्म कर लेते हैं। एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि NCERT का क्वेश्चन, तो जो खूब मेहनत किया है वो भी वही क्वेश्चन बनाता है, और जो थोड़ा कम भी मेहनत किया था वो भी वही क्वेश्चन बनाता है। कट ऑफ पार कर रहा है इस बार 630। अब 630 620 से ज़्यादा ही नंबर लाएगा जो बच्चा नीट में जनरल कैटेगरी वाले, उसी को कॉलेज मिलेगा। पिछले बार 598 596 594 नंबर लाने वाले बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिला है जनरल कैटेगरी वालों को। तो समझ जाइए कितना कंपटीशन टफ हो गया है ना। तो जो भी चीज़ें एक बार पढ़ा दें तो उसको एकदम इम्पोर्टेंट समझ के कहना ना पड़े, उसको एकदम याद कर लेना है। जितना याद रखिएगा उतना आपका तैयारी आसान हो जाएगा। अब चल ध्यान दिया, तो अब जब ही हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडक्टर प्लेट लाते हैं, तो दूसरा कंडक्टर प्लेट का एक इनर फेस में नेगेटिव चार्ज और आउटर फेस में आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जितना इसका मैक्सिमम किए थे, जो एयर मॉलिक्यूल्स, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के कारण लीकेज हो रहा था, वो लीकेजिंग बंद हो गया, वो लीकेजिंग सरका है। ऑल पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व विथ नेगेटिव चार्ज ऑफ सेकेंड प्लेट, यानी सेकेंड प्लेट वाला नेगेटिव चार्ज, सेकेंड प्लेट का जो इंटीरियर फेस में जो नेगेटिव चार्ज है उसे ये इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व हो गया यानी अट्रैक्शन फोर्स फिल कर रहा है। अब उसको एयर वाला जो लीकेज है वो उसको लीकेज नहीं कर पा रहा है। कहाँ है? अच्छा, मनीष वहाँ है, भेजते हैं हम तुरंत। हॉस्टल पे सरफराज आ गए हैं। ठीक, जाइए वहाँ बढ़िया से ठीक करवा लीजिए। तो अब क्या है कि चार्ज का लीकेजिंग बंद हो गया, लेकिन अब फिर से जब हम इस पे चार्ज को ऐड अगर करना चाहते हैं तो ये चार्ज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इसका बढ़ गया है। जो पोटेंशियल पे ये मैक्सिमम हो गया था, जहाँ से चार्ज लेना ये बंद कर दिया था, सेकेंड प्लेट को लाने के बाद ये कह रहा हमको और चार्ज चाहिए। तो नॉर्मली इस स्ट्रक्चर के कारण तो अब हम फिर से इस पे जब चार्ज को ऐड करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू जब पोटेंशियल का करते हैं, यानी जहाँ से फिर से ये चार्ज एब्जॉर्बिंग करना बंद कर देता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड प्लेट को अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, चूँकि यहाँ पे सेकेंड प्लेट के आउटर फेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव फोर्स को फिल कर रहे हैं, इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थ में चला जाता है। आपको मैं एक बात बता दूँ बाबू रे कि 1 माइक्रोफेराड जनरल अरेंजमेंट का कैपेसिटी तो नहीं होता है, लेकिन अर्थ का कैपेसिटी इन्फिनिटी है। अर्थ का जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का वो इन्फिनिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। अर्थ का जो चार्ज एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, अर्थ का जो कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो वो इन्फिनिटी। अर्थ जैसा किसी स्फेरिकल बॉल की बात करेंगे तो उसका 1 फेराड भी नहीं है, लेकिन अर्थ का इन्फिनिटी है। समझे? अब चलिए आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये अब ध्यान दीजिए, जब ही हम लोग क्या है कि एक वायर से हम इसको अर्थिंग से जोड़े तो जो भी पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स फील कर रहे थे वो आपका चला गया अर्थ में। अब वंस अगेन हम देखते हैं यहाँ पे आपका, वंस अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट 1 हमारा जिस पे मैक्सिमम पोटेंशियल कर दिए थे, जो अब चार्ज लेना बंद कर दिया था, फिर से जब हम चार्ज का सप्लाई कर रहे हैं तो फिर से ये चार्ज को गेन करना शुरू करता है। और फिर से जब चार्ज को गेन करता है तो हम कंपेयर करते हैं कि जब हमारे पास सिंगल कंडक्टर प्लेट था
तब उस पे जितना हम अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं और इस अरेंजमेंट पे जो हम चार्ज का अमाउंट देते हैं, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर हमें मिलता है कि बहुत बड़े वैल्यू का अंतर मिलता है। सच एन अरेंजमेंट या दिस अरेंजमेंट इज़ नोन बाय कैपेसिटर। इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब राइट नाउ इसका हम थोड़ा कैपेसिटी भी तुमको हम निकाल के बता देते हैं। अब देखो तो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हम लोग बात करते हैं कि डी है हमारा, सुन रहे हो ना? दोनों प्लेट का डिस्टेंस और इसका भी एरिया ए लिए हैं, तो इस पर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज हम लोग दिए हैं, तो इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज इसके इनर फेस पे। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग डायग्राम बना देते हैं इसके लिए। अब आप ऐसे डायग्राम इसके लिए बनाओगे। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका प्लेट 1 और इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है जिसका एरिया आपका ए है, इस पर आप प्लस क्यू चार्ज दिए हो, तो स्वाभाविक है कि इसका जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा वो सिग्मा प्लस होगा। और यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड प्लेट जिसके इनर फेस पे, तो जितना आप इस पे पॉजिटिव चार्ज दोगे उतना ही इसके इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। तो इसका जो आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा माइनस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपने डी ले लिया। अब बताइए तो दोनों प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा बाय का है कुछ इतना का है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम पलटो एप्लीकेशन देखो, पढ़ाते कुछ हैं करते कुछ हो। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो इन्फिनाइट प्लेट के कारण हुआ ना। जब हम लोग एक पॉजिटिव प्लेट लिए थे और एक नेगेटिव प्लेट लिए थे, तो उसके मिड में तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर दिए हैं। और इसके लेफ्ट में, अरे यही बात नहीं बोले हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके इंटरमीडिएट में बोले हैं और इसके लेफ्ट में और प्लेट के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 भी बोले हैं। देखो पलटो सो अपना कॉपी। खाली क्लास आओगे तो मज़ा नहीं ना आएगा। जब इतना पढ़ा रहे हैं तो घर पे जाके पढ़ो ना। क्लास का रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मिलाना तुम ऑल इंडिया फिजिक्स के फैकल्टी से। एक लाइन अगर हमरा से बेसी बोलता होगा कोई फिजिक्स के टीचर, तो फिर तू जो कहोगे सो। इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, जगह खाली समस्तीपुर है और कोई अंतर नहीं है। अब इतना अच्छा से पढ़ाते हैं तब भी नहीं सीखोगे तो फिर तो मुश्किल है, है? क्या लिखे हैं कैलकुलेशन में? फाइनली यहाँ देखो ना, यहाँ पे हाँ ये आपका तो एगो पे जितना पॉजिटिव है उतना दूसरा पे नेगेटिव है ना। तो लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। इंटरमीडिएट में क्या है? तो पढ़ाते कुछ हैं करते कुछ हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से सुनना है, कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग लगा देते हैं एन कैप। ए बच्चा ध्यान दो, यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यानी ये एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा और इसके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब सुनो, लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट 1 and 2 ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d प्लस q चार्ज distributed over the plate 1, then the minus q charge induce the inner face of the plate 2 and plus q charge induced over the outer face of the plate 2. Outer face of the plate 2 is earthed, so that's why all positive charge goes to the earth. अब right now electric field intensity between the plates of the capacitor E equal to sigma by epsilon. अब हमको इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इस अरेंजमेंट का क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी इक्वल टू अभी हम तुरंत तुमको हम पहले पढ़ाए, क्या पढ़ाए? C इक्वल टू क्यू बाई भी। अरे हाँ या ना? तो Q आपका क्या है कि चार्ज, तो तुम भी कह रहे हो Q चार्ज उस पर दिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। अब हम लोग कैपेसिटर का अगर मान लो कैपेसिटी निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालेंगे, तो C इक्वल टू क्यू चार्ज तो हम लोग प्लेट पे दे ही रहे हैं, ये तो मालूम ही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 and 2 आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पोटेंशियल सिंगल था तब ना, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो आप बताओ तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 and 2 कैसे निकालोगे बबुआ रे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 2 और प्लेट 1 का कैसे निकालोगे?
देखो हम तुमको बताएं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, नहीं बोल रहे हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और ये वैल्यू आपका होगा E इंटू डी। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वर्क डन इक्वल टू यही ना होगा। तो आपको देखो ना यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव जब ही लोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, E के मैग्नीट्यूड के इक्वल लगेगा। F इक्वल टू क्यू ई, Q इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू ई ना मैग्नीट्यूड में, तो E हो गया। और यहाँ से कैरी करके यहाँ तक लाओगे तो कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया, D किया, तो वर्क डन बाय चार्ज, तो चार्ज का वैल्यू तो यहाँ 1 लिए हो ना, तो वर्क डन के नहीं इक्वल होंगे। अब देखो E का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे है सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। E का वैल्यू तुम निकाले हो ना। नाउ कैपेसिटी ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C इक्वल टू आप पढ़े हो Q बाय V, तो Q बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। अब देखो तो सिग्मा का वैल्यू क्या लिखोगे, तो सिग्मा जो है हमने प्लेट 1 पे जो प्लस Q चार्ज दिया है उसके पूरे एरिया A में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या Q बाय A मैं लिख सकता हूँ जी, तो एप्सिलॉन इंटू डी। अरे हाँ या ना, Q से Q एप्सिलॉन A बाय डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी एप्सिलॉन A बाय डी आपका आ गया। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो ध्यान देना है। ए यानी एरिया ऑफ प्लेट, यानी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आपने कंडक्टर प्लेट का यूज़ किया है उसका एरिया कितना है। एरिया आप जितना बड़ा लोगे कैपेसिटी उतना बड़ा होगा। अच्छा, एप्सिलॉन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, आपको हम लोग रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाए हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ाए ना, और रिलेटिव परमिटिविटी भी पढ़ाए हैं, हाँ या ना, क्या पढ़ाए हैं, एफ से एम बाय एप्सिलॉन इक्वल टू एफ आर, या इसी को हम लोग के भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अब चलो, तो दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम कैसा है, दोनों प्लेटों के बीच का, अभी हम लोग दोनों प्लेट के बीच का मीडियम वैक्यूम लिए हैं। अगर इसके बीच का अगर मीडियम मान लीजिए एयर ले लें, या इसके बीच में हम लोग माइका दे सकते हैं, ग्लास दे सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे डिफरेंट हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर कांस्टेंट के है तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मीडियम के बदलने से कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी सबसे कम कब है, जब दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम वैक्यूम है। ये तो वैक्यूम का ही ना एप्सिलॉन है। अब इसके बीच का मीडियम मान लो तुमने एयर कर दिया, इसके बीच का मीडियम तुमने माइका कर दिया, इसके बीच का मीडियम कोई अदर मान लीजिए हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल को तुमने ऐड कर दिया, तो इसके बीच का आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन। यहाँ से एफ से एम इक्वल टू क्या, के एप्सिलॉन होता है ना, तो यानी के, तब के इक्वल टू सबसे कम 1 एयर का होता है, बाकी और मीडियम का तो के का वैल्यू 1 से बड़ा ही होता है, तो उतना टाइम सबका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बढ़ जाएगा। अब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, अब दोनों प्लेटों के बीच का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस को आप जितना कम रखोगे उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। जैसे दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाओगे उसकी कैपेसिटी की वैल्यू घटते चली जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ख़त्म। तो इसको जैसे बताए हैं वैसे ही नोट कर लो एक रफली, ताकि याद रहेगा ये बात। समझ में आया सबको कि फिर से बताएं, तीन को चीज़ तुमको पढ़ना है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, सिलेंडर, उसके बाद खाली न्यूमेरिकल्स है, कोई नया चीज़ नहीं। अगर ये कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी इसमें जो जेईई मेंस के क्वेश्चन पूछते हैं, नीट के क्वेश्चन पूछते हैं, सब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का पूछता है, जो हम आपको आगे कराएंगे। कॉम्बिनेशन है, फिर अभी तो कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, आगे के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। एक ही सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ रहेगा और एक ही सर्किट में रेसिस्टेंस भी लगा रहेगा। जैसे डोमेस्टिक सर्किट, अभी क्या है, पंखा में तो कैपेसिटर भी लगा हुआ है ना, और वायर का तो रेसिस्टेंस भी है ना, तो उसको बोलते हैं सीआर सर्किट या आरसी सर्किट। रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस अवेलेबल इन अ सिंगल सर्किट, दैट सर्किट इज नोन बाय सीआर सर्किट या आरसी सर्किट।
उसका हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो यही सब है, यहीं से कंसेप्ट बढ़ते चला जाएगा। ये आपका चैप्टर का फाउंडेशन है। नोट करो बढ़िया से मनीष जी, आप कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए, और नहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो हमको कन्फ्यूज़न है, हम आप लोग से पूछेंगे। बताऊं आगे? चलो अब ध्यान दो हुआ सब लोग, नोट कर लिया सब लोग? अब लिखिए। तो अब ध्यान देना यहीं पे कि एफ ध्यान से सुनना है, नोट नहीं करना है, बताते चलते। अभी रफली नोट करा रहे हैं।
इसमें तो पहले स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स, फिर वहाँ से अरेंजमेंट सब कुछ सिंबल उम्बल सब बता देंगे। अगर तुम लोग को याद रहेगा तो नोट नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे अगर तुम लोग पढ़ना शुरू करोगे तो चैप्टर 2 से 3 दिन में निपटा देंगे हम। लेकिन जब नोट कराएंगे तो चैप्टर में टाइम लगेगा। तो नोट तो बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है, तो जब तक नोट्स नहीं रहेंगे तो कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अलग से चमत्कार तो होगा। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे है कि इफ़ देयर इज़ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ़ देयर इज़ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the plate of the capacitor of dielectric constant is K, of dielectric constant is K, then ध्यान से सुनना है कि then its capacity becomes आपका K एप्सिलॉन A by D, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच में जितना होगा उतना टाइम्स आपका क्या हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जी ये प्लेट है ना, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कंसिस्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है। तो अब CM लिखते हैं। तो एप्सिलॉन A by D ये किसका है कि जब दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम था, तो यहाँ से आपका CM इक्वल टू KCO, तो देयरफॉर आपका CM by CO इक्वल टू K भी आपका ये एग्ज़ाम में याद रखिएगा, ये आपका आएगा। ये इसका मतलब क्या हो गया कि क्या द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना है। अब व्हाट डू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। स्पेशल क्वेश्चन आएगा कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किए हैं, कहाँ हैं, यहाँ नहीं है, कहाँ हैं सो बताइए। तो यहाँ आके यहाँ नहीं रहिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हम लोग CBSE स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं। कोचिंग का अटेंशन अलग होता है, लेकिन अब कोचिंग में भी अटेंशन बदलते जा रहा है ना। सबसे बढ़िया कंसेप्ट था फिटजी वाला का, एक बैच में 45 बच्चा रखेंगे तो 45 से रखेंगे, 46 नहीं करेंगे। उससे पहले चेन्नई का एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल था, IIT का सबसे पहला कोचिंग भारत का ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, चेन्नई वाला, पटना वाला ने, चेन्नई वाला बड़ा टफ क्वेश्चन पहले पूछता था। और ज़्यादा साउथ इंडिया का लोग तैयारी करते थे। देखोगे पुरनका ज़्यादा इंजीनियर सब साउथ इंडिया वाले ज़्यादा हैं। फिर नॉर्थ के भी बच्चों में जिज्ञासा इसका जगह, तो लोग कानपुर जाके तैयारी करते थे। जहाँ जहाँ पे IIT कॉलेज था ना, वहीं उसी के कैंपस के बाहर में IIT वगैरह का प्रिपरेशन होता था। तो बाद में फिटजी अपना एक कंसेप्ट लाया ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के मोड पे। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में सिर्फ साउथ इंडिया के बच्चे ही पढ़ के रह जाते थे, तो फिटजी नॉर्थ वाले बच्चों को ही रिलेट किया। फिटजी कंसेप्ट लाया कि हम एक बैच में 45 स्टूडेंट को ही हम बैठाएंगे, 45 से 46 नहीं होने देंगे, और सब पे हम इक्वल ध्यान देंगे। और फिटजी एक दिन में 2 घंटे की क्लास देना शुरू किया। खूब बढ़िया हुआ, रिजल्ट हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिटजी का लगभग 260 सेंटर खुला। और आप लोग के टाइम में अभी बायो के बच्चों की जैसे संख्या है, हम लोग के टाइम में बायो कोई लेता ही नहीं था। ज़्यादा बच्चे IIT का ही क्रेज़ था और इंजीनियरिंग ही करते थे, और ज़्यादातर बच्चा IIT का ही प्रिपरेशन के लिए। पूरे पटना में आप कोनो स्टूडेंट से पूछिए क्या कर रहे हो, तो IIT की तैयारी कर रहे हैं। उसमें रेडियो मिर्ची नया नया लॉन्च हुआ था, वो गोलंबर पर विद्यार्थियों और इंटरव्यू लेते रहता था कि आप कहाँ से आ रहे हो, मैं IIT का तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस सर के यहाँ से पढ़ के आ रहा हूँ, मैं उस सर के यहाँ से पढ़ के आ रहा हूँ। खूब बढ़िया रिजल्ट हुआ, इंस्टीट्यूट का बढ़िया क्रेज हुआ। बताते हैं कि कैसे हम लोग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका कॉपी किया आकाश नीट के लिए पहले स्टार्ट किया। नीट का पहले नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग लेती थी। वो सेंटर के जो मेडिकल कॉलेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन कॉलेजों के लिए AIPMT का एग्ज़ाम होता था। आकाश भी यही कंसेप्ट लाया कि हम एक बैच में 45 ही स्टूडेंट रखेंगे। उसके यहाँ भी बच्चे इनरोल्ड हुए, खूब रिजल्ट हुआ, उनका भी रिजल्ट। इन दोनों का अपना अपना बिजनेस चलते रहा। फिटजी कभी भी मेडिकल की तरफ नहीं देखा, चूँकि IIT के बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कभी उसको मेडिकल की तरफ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और सबसे महंगा कोचिंग भी था, उस समय 3 लाख रुपया लेता था, अभी तो 6.5 लाख रुपया उसका फ़ीस है। इंडिया का सबसे महंगा कोचिंग अभी भी अगर IIT JEE का है तो फिटजी ही है। LNV उसके टक्कर में फ़ीस
नहीं लेता है। लेकिन फिटजी का जो सिस्टम है AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो भी बच्चे इसमें JEE मेंस और JEE एडवांस का तैयारी करने वाले हो, AITS लेके देखना। AITS का क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन रहता है कि मैं खुद तुमको बताता हूँ कि 30 क्वेश्चन जो उसके हैं उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमको भी 1-2 दिन के लिए तंग करके छोड़ देगा। 20 क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, 10 क्वेश्चन उसका ऐसा होगा कि हमको भी तंग कर देगा। यानी उसको बहुत R&D करके वो लोग रेडी करता है। IIT से भी ऊपर का वो क्वेश्चन रहता है। तो कोटा तब तक बन ही रहा था, वहाँ पे PK बंसल अपना जॉब छोड़ के आए थे और प्रिपरेशन करा रहे थे। इन सब सारे चीज़ों में क्या देखने को मिला कि कम बच्चे जब क्लास में होते हैं तो बच्चों को बदमाशी करने का मौका नहीं मिलता है, बात करने का मौका नहीं मिलता है। उनको कंटिन्यू 36 डिग्री एंगल पे फैकल्टी के नज़र पे होते हैं और उनको बोर्ड पे अपना निगरानी बनाए रखना होता है। इस चीज़ को वो लोग कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन तो हमेशा सोचेगा बिजनेस कैसे होगा, एक टीचर क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़े कैसे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी का अगर कोई फिनांस डिपार्टमेंट में, शिक्षा कुंज के फिनांस डिपार्टमेंट में किन्हीं को बैठा दें तो वो क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा ताकि हमारा बिल्डिंग, हमारा हॉस्टल, हमारा ये वो फलना चिल्ला सब काम हमारा दनादन होते रहे। बंसल क्लासेस जब खुला तो बंसल क्लासेस भी ऑन एन एवरेज बहुत कम बच्चे वहाँ पहुँचते थे कोटा, तो वो भी ठीक ठाक चलाया। एंट्री आया कैरियर पॉइंट और एंट्री आया रेजोनेंस का। ये लोग लाए कंसेप्ट कि हम एक बैच में पढ़ाएंगे 150 बच्चा को, हम एक बैच में पढ़ाएंगे 200 बच्चों को। 200 में 25 बच्चे जो सीरियस वाले हैं वो डेली कोचिंग सब दिन टाइम से आते हैं, वो आके पहला बेंच पे बैठे जाएंगे। बाकी पीछे वाले बच्चे जो हैं उनको हमको टोकना नहीं है और उनको खुद को भी टोकने के लिए देने का मौका नहीं रहने देना है। ये शुरुआत हुआ। तो ये शुरुआत हुआ तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें क्या आने लगी कि जो सीरियस स्टूडेंट थे उसको नॉन सीरियस स्टूडेंट डिस्टर्ब करते थे। फिर ये बड़े कोचिंग वाले एक नया कंसेप्ट लाए, ऐसा करो कि एडमिशन के टाइम में भर के एडमिशन लो और हर लेवल का बैच बना दो। जो A+ और A++ बैच बनता है उसमें टॉप फैकल्टी भी भेजो, उसमें 100 बच्चे भी रहेंगे तो सारे सीरियस बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। बाकी जो B से लेके Z तक जो बैच बन रहे हैं उसमें टेंशन नहीं लेना है। उसमें अगर एक फिजिक्स का फैकल्टी बढ़िया भेज दिया तब बायो और केमिस्ट्री बैसाखी वाला भेज दो। अगर फिजिक्स का फैकल्टी बढ़िया भेज दिया तो मैथ और केमिस्ट्री, मतलब हर बैच में एक तगड़ा फैकल्टी देना है, बाकी 2 कम चलाव देना है। और स्टूडेंट को, टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया। आप देखेंगे उसका ट्रेनिंग का वीडियो कभी कभी लीकेज हो जाता है। टीचर को ये ट्रेनिंग दिया गया कि आपसे मेरा संस्था नहीं चलता है, बच्चों से संस्था चलता है। बच्चे हमारे लिए भगवान हैं। बच्चे क्लास में कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चा CCTV तोड़ दे, बच्चा खिड़की तोड़ के कूद जाए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो टीचर का काम है सिर्फ मार्कर लिए क्लास में गए, तुम हल्ला करोगे तो गुड, नहीं चुप रहोगे तो वेरी गुड। वो अपना बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उनके सामने में एक रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो चल रहा है। मैनेजमेंट को ये पता है कि फैकल्टी अपना काम कर रहा है। बाकी वो लोग लाए एक पर एक बाउंसर कि खिड़की से बच्चा ना कूदे, खिड़की तोड़ दे तो तोड़ दे, कूदे ना, मतलब किसी तरह का हमला ना हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो। और इसको पूरा एसोसिएशन, मतलब पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके, और अभी हम आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला 3600 करोड़, कितना 3600 करोड़ LN सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया। इस बार उसका एस्टिमेटेड है 8000 करोड़ का इस बार का, जिसमें वो दिल्ली में 10 गो सेंटर इसी बार डाल दिया है ना। एक बोधि वृक्ष करके एक ट्रस्ट है जो फॉरेन ट्रस्ट है, वो उसको स्पॉन्सर किया है। अनअकैडमी में किसका पैसा लगा हुआ है? फेसबुक का पैसा लगा हुआ है। मेटा बिजनेस से अनअकैडमी का टाई अप है ना। अब समझ जाओ कि लोगों को फंडिंग कितना आ रहा है और काहे। अब स्टूडेंट सबको कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं होने देना है। इतने सारे बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं बड़े बड़े जगह पे। देखेंगे दिल्ली में तो आप आकाश के सेंटर के अगर आसपास में आप चले जाइएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि बच्चों की संख्या और उनका लाइफ स्टाइल्स। टोटल लोकल दिल्ली के जो बच्चे हैं मोस्ट ऑफ फिटजी या आकाश में ही पढ़ते हैं। कोई फॉर्चूनर से आ रहा है, कोई ऑडी से आ रहा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है। पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं है, खाली झोला टांग के आ रहा है जा रहा है। टीचर बेचारा मेट्रो से उतरता है, वो साइड वाला बैग लटकाए हुए, उसमें फिजिक्स का SC वर्मा, नहीं तो मान लो कोनो किताब है उसका नोट्स है, वो जाके अपना चुपचाप पढ़ाता है निकल।
लेकिन अभी भी ये दो कोचिंग एक हद तक स्ट्रेंथ को जो है कंसेप्ट फिटजी तो अभी भी नहीं बढ़ाया, बोला 46 नहीं होने देंगे, तो अभी भी वो बोला हम फीस ज़्यादा लेंगे लेकिन हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन बाकी जो जो कोचिंग में डेंसिटी बढ़ा दिया बैच में, उसका बैच का आप आउटपुट देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ चला गया। ये इसीलिए चला गया कि 200 इसी बैच में देखो ना 250 बच्चा बैठ जाए तो हम सब का अगर एक एक सेकंड भी अगर हम चेहरा देखना चाहेंगे 5-5 सेकंड भी तो देख बैच का टाइम निकल जाए। इसी में स्टूडेंट कोई पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, किसी को नींद आ रहा है, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। फीस हर कोई देता है। देखो हम हर स्टूडेंट में, तुम भी जब यहाँ जब तुमको समझाते होंगे ना तभी तुम्हारे मन में ये बात ज़रूर अंदर से आता होगा कि हमको पढ़ना चाहिए। जिसमें समझाते होंगे उसमें पक्का मन में आता होगा कि हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर इस क्लास से बाहर निकलने के बाद दैत्य भूत तुम पे सवार हो जाता है। जो बातें तुमने क्लास में सोचा वो बातें तुम्हें बाहर में फिर सोचने के लिए नहीं देता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, सब में एनर्जी, सब इक्वल एनर्जी वाले स्टूडेंट हो, जो जिस चीज़ को जितना सीरियस ले रहे हो उसको वो चीज़ उतना मिल रहा है। अब जैसे हमारा उज्ज्वल स्नैपचैट पे फोकस किए हुए है तो ये स्नैपचैट स्टार है, हैं? कोई लोग मान लीजिए इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहे होंगे तो इन्फ्लुएंसर वहाँ के होंगे। जो लोग मान लीजिए फिजिक्स पे मेहनत कर रहे होंगे तो उनको फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स ईजिली बन रहा होगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा अपना डेडिकेशन दिखाइए, तब काम चलेगा। तो तुम लोग को नींद कैसे आता है, ये स्टैंड लगा देते हो, सोने लगते हो। हम इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिर भी। अब चलो, तो कैपेसिटर ध्यान से सुनना है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी के टर्म में हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है। तो द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी when the medium between the plate and the capacity of capacitor when the medium between the plate is vacuum is known by dielectric constant, यानी Cm/Cu। समझ गए? तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में आ गया। अभी हम आपको इसमें और भी चीज़ों को कॉन्सेप्ट हिंट दे देते हैं, ऐसे आगे पढ़ाना। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम लोग पूरा इसको मान लो कंप्लीटली हम लोग फिल कर दिए, है ना जी। अब क्या किए कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिड में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिड में, ध्यान दो सब लोग, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम डायरेक्ट स्फेरिकल कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिड में एक हम कंडक्टिंग प्लेट को रख दिए। देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल बी, क्या किए हम लोग, नहीं बुला रहे, कंडक्टर प्लेट। हो सकता है यही जो प्लेट का जो प्लेट ये प्रॉपर्टी वाला है उसी प्लेट को हम लोग इसमें रख दें। इस प्लेट का जो थिकनेस है हम उसको T मान लिए। इसका थिकनेस क्या मान लिए, यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, एक प्लेट तो आपका अर्थड है ही ना, तब वो है तो मेंशन करने की ज़रूरत। इसका आपका जो आपका एरिया ऑफ प्लेट जो आपका A है, इस पे आप +Q चार्ज दिए हो, इस पे आप -Q चार्ज दिए हो। इसका आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा प्लस, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा माइनस। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान देना है इसमें कि जब भी आप एक कंडक्टर प्लेट को दोनों प्लेटों के बीच में आप रखते हो T मोटाई का, T थिकनेस वाला, अब कंडक्टर है तो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोजिट्रॉन तो इक्वल अवेलेबल है ना जी। तुरंत यहाँ पे आपका क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अरे हाँ या ना, चार्जिंग बाय बोलो। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो पॉजिटिव प्लेट के साइड वाला फेस है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव साइड वाले प्लेट के फेस में है उधर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो कंडक्टर के इनसाइड में, कंडक्टर प्लेट के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अरे हाँ या ना। लेकिन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो जो अभी तक पूरा D लेंथ में, ध्यान से सुनना है कि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आपका D है, जो अभी प्लेट 1 से लेके प्लेट 2 तक आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, अब वो D-T लेंथ में है। क्या कि T वाले लेंथ में तो 0 ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इसमें तो 0 ना हो गया, तो D-T वाला एरिया में है।
हाँ या ना। अब तुमको देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला एक के गो है, C बराबर Q बटा V। तुमको सीखना क्या है सर, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस तुमको निकालना सीखना है। जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है वही चैप्टर चलेगा, बस पोटेंशियल से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट हम इसमें पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना। पोटेंशियल डिफरेंस तुमको निकालने के लिए आना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, तो देखो तो यहाँ पे एक लाइन में तुम लोग बताओ तो हमको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2 निकालोगे। तो देखो तो ज़रा, जब हम लोग मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2 निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ तक देख रहे हो, अरे सब लोग ब्लैक मार्कर, लड़की सब कॉपी नोट करने में लगी हुई हो। हम अभी आएंगे माइक हटाने के बाद, तुमको भी जला देंगे तो और कॉपियों जला देंगे, है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग लेके आते हैं तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको रिपल्सिव फोर्स लग रहा है आपको, तो वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन इस रीजन से इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ना है, तो वर्क डन 0 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क डन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड, देखो E इंटू डी माइनस टी, हाँ या ना। और यहाँ पे मान लो ना, इसका E मान लिए, इसको E डैश मान लें, इसको E डैश मान लें, तो E डैश इक्वल टू आपका 0, और यहाँ पे तो E वेक्टर इक्वल टू आपका सिग्मा बाय एप्स नॉट एन कैप, वो तो होगा ही। यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्स नॉट एन कैप, काहे कि आपको हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाए तो बोले थे कि दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन से ये वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। बहुत बड़ा सेपरेशन कीजिएगा तब डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ तो प्लेट के बीच का सेपरेशन कम है, तो वहाँ पे आपका सिग्मा बाय एप्स नॉट ही होगा। तो अब चलो यहाँ से हम लोग कर लेंगे E डैश इंटू टी। तो एज वी नो दैट इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो E वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से V1t E डी माइनस टी। अब E इक्वल टू क्या जी, सिग्मा बाय एप्स नॉट डी माइनस टी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन विच अ टी थिकनेस in which a conducting plate of thickness T is placed between the plate। तो आपका यहाँ से C इक्वल टू Q बाय V, तो Q बाय सिग्मा बाय एप्स नॉट D माइनस, अरे नहीं बोला, तो Q बाय यहाँ से Q बाय A बाय एप्स नॉट D माइनस T, Q से Q एप्स नॉट A बाय D माइनस T आया। तो अब बताओ तो हमको कि पहले जो हम लोग प्लेट लिए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो लिए थे, इनके बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं था, वैक्यूम ही था, तो हमारा आया था यहाँ पे, कहाँ गया एप्स नॉट ए बाय डी आया ना। अब आपका एप्स नॉट ए तो वहाँ भी है, डी माइनस टी यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू घट गया ना, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो यानी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच अगर टी थिकनेस वाला एक हम कंडक्टिंग प्लेट को या कंडक्टर प्लेट को अगर बीच में रख देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना, समझ में आया। आज सब रफली नोट करा रहे हैं, कल सबको हम अरेंज में, आज न्यूमेरिकल पे खाली फोकस करो, बाकी तो हो ही जाएगा। जल्दी कर, तब एक और हम करा दें। ये भी लंच का भी टाइम है क्या, ठीक कर लो तब आगे। अब कल चलेंगे, आज आपका फाउंडेशन लगभग कंप्लीट, बस खाली वो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का बता देते हैं, सिलेंड्रिकल करेंगे, फिर तब पूरा कर देंगे।
प्रभजोत लोग कल आया था रे, कल भी नहीं आया था। तुम कल आया था? नहीं आया था। और वो एक और बालक, हाँ कल आया था। अभी ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है ना, तब तुम लोगों को 3 डेज फर्स्ट वॉल्यूम और 3 डेज सेकेंड वॉल्यूम 12th का स्टार्ट करा देते हैं। और उधर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला आप लोग हाइड्रोजन नहीं पढ़े हुए हो, एस ब्लॉक नहीं पढ़े हुए हो, तो वो स्टार्ट करवाते हैं, है ना, ताकि सब पोर्शन से पढ़ते रहोगे तो सब जगह चैप्टर पता चलते रहोगे। हो गया? जल्दी बोलो। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में सिंपल बात है, क्या क्या सिंपल बात है कि 2 प्लेट हम लोगों को लेना है जिसका शेप जो होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा। एक हम लोग देखो तो बुआ रे, एक हम लोग RA रेडियस वाला, दूसरा RB रेडियस वाला 2 स्फेयर प्लेट हम लोग ले लिए। किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसके इनर साइड वाला जो प्लेट है आपका, इसका सेंटर वो ये है आपका, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जो कि इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो इसके निगेटिव इनर फेस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। ना बोल रहे हो? कंसेप्ट सबका वही है। क्या करेंगे अब कि इसके आउटर फेस को अर्थड कर देंगे। सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? चला गया ना? अरे कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, तो प्लेट 1 से लेके प्लेट 2 तक आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको लगेगा। तो गॉस थ्योरम से प्रशांत जी नींद आ रहा है, ऐसे काम चलेगा? हैं? अभी तुरंत नींदे पे 10 मिनट लेक्चर दिए, नहीं तो टॉपिक कंप्लीट हो जाता, अब फिर भी नींद नहीं आ रहा है। पढ़िए अभी ध्यान से, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा आप ही लोग को। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग। अब क्या है कि पैरेलल प्लेट में हम लोग E = σ/ε0 लिख दिए। स्फेरिकल प्लेट के लिए हम लोगों को गॉस थ्योरम में कोई एप्लीकेशन नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो तो कि पोटेंशियल एट, ध्यान से सुनना है, कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल प्लेट ऑफ रेडियस RA 1/4πε0 Q/, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलो यहाँ पे इसके इनर फेस की बात करेंगे। इसके इनर फेस, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड हुआ है, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 1/4πε0 माइनस Q/RB, हाँ या ना? अब हम लोग निकालेंगे कि टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट A एंड B, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/RA और माइनस 1/4πε0 Q/RB, हाँ या ना? तो यहाँ से हम लोग 1/4πε0 Q कॉमन ले लें, तो 1/RA माइनस 1/, अरे हाँ या ना? ये होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? तो वहाँ बैठने के लिए कौन बोला? बैठता है तुम लोग फ्रंट में नहीं आके,
इधर भी सीट खाली है, बोले हुए थे कि 3-3 को बैठना, वो पिलर तक ही बोले हैं अभी बैठने के लिए, उधर स्क्रीन लगेगा तब बैठना है, छुप के बैठते हो कि नज़र नहीं पड़े। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए ना, कुछ नहीं करना है, C = Q बाय, लिखोगे ना जी, तो Q बाय यहाँ पे कितना वैल्यू है, Q बाय 4πε0 1/RA/1/RB, Q से Q 4πε0 ऊपर चलाएगा, अरे बोलो ना, यहाँ पे RA RB LCM लोगे, RB माइनस देखो तो 4πε0 RA RB माइनस बन गया। पढ़ाएंगे इससे भी हम कल, फिर से नोट नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, बस खाली इधर वाला कर ले। समझ में आया, कुछ है उसमें, कल फिर से इसमें बात बदलेंगे कि इफ़, यहाँ पे दो बात, हम सर आउटरे को काहे अर्थिंग करेंगे, हम आउटर सरफेस पे, सुन रहे हो ना जी, आउटर सरफेस पे हम एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज देंगे और इनर फेस को अर्थिंग करेंगे, तब कैपेसिटी बदल जाएगा। कैसे कैपेसिटी सर बदल जाएगा, अब देखो थोड़ा हिंट दे दें, समझ लो। अब इस पे तुम पॉजिटिव चार्ज दिया, देख रहे हो ना जी, तो आपका तो यहाँ पे भी, इसके इनर फेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना। अब इसके आउटर फेस पे निगेटिव चार्ज आया, लेकिन इनर फेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको तुम क्या किया, अर्थ कर दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको इसके दोनों के बीच में निकालना होगा। दो को कैपेसिटर अब यहाँ बन गया है, एक तुम्हारा यहाँ निगेटिव पॉजिटिव देखो ये हो गया, और दूसरा ये पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी 0 होता है, तो एक तो आपका ये भी ना हो गया। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो प्लेट बिटवीन प्लेट 2 के इनर फेस और प्लेट 1 के आउटर फेस, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट 2 के आउटर फेस और इन्फिनिटी के बीच में। समझ में आया, और तब उसका वैल्यू निकाल लेंगे। एक ये हो गया। दूसरा आपको सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, तो सिलेंडर का शेप याद है, ऐसे मान लीजिए सिलेंडर हम लोग ले लिए जो कोएक्सियल 2 सिलेंडर है ना। अब इसके क्या किए, हम लोग इनर फेस पे कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से नहीं बोला, पॉजिटिव चार्ज इस पे दे दिए, तो इसके इनर फेस पे निगेटिव चार्ज और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज। आउटर फेस को क्या किए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, सारा पॉजिटिव चार्ज आपका, इसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे फिर हम लोग, कोई दिक्कत। चलो अब कल ठीक है, चलो इसको रोको।